नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले हमने सीसेट का पार्ट 1 देखा था। उसमें करीब 10 से 15 प्रश्न हमने देखे थे। क्योंकि उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया था। लेकिन कुछ लोगों का भी रिक्वेस्ट आया, तो मैं फिर से उस सेशन को, उस सीरीज को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे के जो भी प्रश्न है उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को और इस चैनल को प्यार देंगे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए हमने ये वाला प्रश्न देखा था, 15 नंबर प्रश्न हमने देख लिया था। ठीक है, अब देखिए ये 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि एक 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, और उसको, एक मिनट रुक जाइए, पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, कह रहा है कि 3 डिजिट का नंबर है ABC और उसे D से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है, गुणनफल है, वो 37DD आ रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस बी प्लस सी, यानी कि A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको हम दो मेथड से देखेंगे। पहला मेथड ये है कि हिट एंड ट्रायल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, जो भी कह लीजिए इसको। तो सबसे पहले देखिए कि संख्या हमारा क्या है, ABC, और इसको किससे गुणा किया जा रहा है, D से, और आपका गुणनफल क्या आ रहा है, 37DD। ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखिए अब जो यहां पर अंक आ रहा है 37, ठीक है ना, जो संख्या आ रहा है यहां पर 37, वो संख्या किसका बेसिकली गुणनफल है, ए और डी का है। तो जाहिर सी बात है ए और डी का गुणनफल 37 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, क्योंकि बी और डी का जो गुणनफल आएगा उसका कुछ हासिल होगा तो इसमें जुड़ेगा। तो इसलिए ए और डी का गुणनफल या तो 37 होना चाहिए, नहीं तो 37 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 37 प्राइम नंबर है, इसलिए ए और डी का गुणनफल 37 तो नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ए बी सी क्या कह रहा है, डिजिट है, अंक है। अंक मतलब क्या है, 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है ना, संख्या में और डिजिट में अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए अब ए और डी है, तो हम ए और डी के पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। हम देखते हैं, 9 से शुरुआत करते हैं। 9 के साथ हम 4 को लेंगे तो क्या होगा, ए और डी का गुणनफल 37 से कम होगा। ठीक है, 9 के साथ 3 को भी ले सकते हैं, लेकिन 9 के साथ अगर 3 लेंगे तो हमें हमें हासिल कितना चाहिए, 7 चाहिए। अब चूंकि यहां पर डी की जगह पर 3 लीजिएगा, तो बी और डी का अगर एक अंक की संख्या है बी और डी अगर 3 है, तो कभी भी हासिल 10 तो नहीं हो सकता है। 9 तिया 27, 10 हासिल नहीं हो सकता है, इसलिए हम डी की जगह पर 3 नहीं ले सकते हैं। आप कहेंगे सर 8 और 4 भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इसमें समस्या क्या आएगी, 8 चौके 32, हासिल हमें 5 चाहिए, और 4 से किसी भी एक अंक की संख्या को गुणा करेंगे तो हासिल हमें 4 नहीं प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे पास 9 और 4 का क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब हमने लिख दिया यहां पर ए के जगह पर 9, और ये हो गया बी सी, और ये हमारा हो गया डी के जगह पर 4 हो गया 37 डी डी मतलब 4 4। ठीक है, अब हमें देखना है कि सी के जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रखे जिससे 4 से गुणा करने पर गुणनफल 4 आए। तो ऐसी संख्या हमें 1 और 4 मिल रही है। ठीक है, अगर 1 आप रखते हैं तो बी के जगह पर भी आपको क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 गुणा 4 बराबर 4, और बी के जगह पर भी आपको 1 रखना पड़ेगा, ताकि 1 गुणा 4 बराबर 4। और कह रहा है कि ये डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट डिजिट्स हैं, ए बी और सी अलग अलग लेना है आपको। ठीक है, कह रहा है ना कि भिन्न है और शून्यतर भिन्न मतलब अलग अलग। ठीक है, चलिए तो अब हम यहां पर ध्यान देते हैं कि 3744 आ गया ये। ठीक है, अब सी के जगह पर हम क्या ले सकते हैं, 6, तो 6 चौके 24, हासिल हमारा क्या हो गया, 2। अब बी के जगह पर हमें क्या लेना पड़ेगा, ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी एक अंक की जिससे 4 से गुणा करने पर जो इकाई अंक आए वो 2 आए, क्योंकि हमारे पास हासिल ऑलरेडी 2 है। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, 3। तो 4 तिया 12, 2 14, हासिल 1, 9 चौके 36 और 1 हासिल 1।
मतलब 37। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 936 गुना 4 हो गया संख्या। तो a प्लस बी प्लस सी का जो आपका एडिशन होगा उसका परिणामी वैल्यू क्या होगा, तो 9 3 12 6 18, यानी कि आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। ठीक है, चलिए एक मेथड और देख लेते हैं हम, ठीक ना। ठीक है, अगला मेथड हम देखते हैं कि कह रहा है कि 37 डी आ रहा है ए बी सी और डी का गुणनफल। ठीक है, तो आप ये देखिए ए बी सी गुणा डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 37 डी डी हो रहा है। ठीक है, आप 37 डी डी को कैसे लिख सकते हैं, 37 गुना 100 प्लस 10 गुना डी प्लस डी, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब उसके अलावा आप ए बी सी के बराबर क्या लिख सकते हैं, 3700 मतलब 37 गुना 100 बटा में डी, और 10 डी में डी से भाग देंगे तो आपका 10 हो जाएगा, और डी में डी से भाग देंगे तो आपका 1 हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया आपका संख्या 10 प्लस 1 11 हो गया। और चूंकि ए बी सी क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना, पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो जाहिर सी बात है 3700 बटा में डी भी क्या होगा, आपका पूर्णांक होगा। और 37 आपका प्राइम नंबर है, तो जाहिर सी बात है डी से तो भाग लगेगा नहीं 37 में, तो 37 में किससे भाग लगेगा, 100 मतलब सॉरी डी को किससे भाग देंगे, 100 से, मतलब 100 में डी से भाग देंगे। ठीक है, तो डी हमारा ऐसा संख्या है जो एक डिजिट का है। ठीक है, यानी कि 0 से 9 के बीच में इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो 100 का ऐसा गुणनखंड जो 0 से 9 के बीच में आए वो आपका हो जाएगा 2 4 और 5, ये आ गया। ठीक है, 2 4 5 आ गया। आप 2 ले नहीं सकते, 2 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि कितनी भी बड़ी संख्या आप एक ही जगह पर ले ले तो 9 दूना 18 हो जाएगा। एक जगह पर अगर आप 9 लेते हैं तो 9 दूना 18 हो जाएगा। अब 18 लेते हैं तो किसी भी एक संख्या, एक अंकों की संख्या से डी को गुणा करेंगे तो हासिल 19 तो आएगा नहीं। ठीक है, और डी के जगह पर आप 5 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर डी के जगह पर 5 लेंगे तो सी के जगह पर भी 5 लेना पड़ेगा, तभी तो इकाई अंक में 5 आएगा। तो सी के जगह पर आप मतलब 5 भी नहीं ले सकते हैं डी के जगह पर। ठीक है ना, तो डी का एक ही वैल्यू हमें मिला, वह क्या है, 4 है। ठीक है, डी का एक वैल्यू 4 मिल गया तो हमें ए की वैल्यू भी पता चल जाएगी, ए बी सी, और इसके जगह पर 4, 3744 आ गया हमारा संख्या। जब 3744 आ गया तो सी के जगह पर हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसको गुणा करने पर क्या है, 4 आए इकाई अंक में। तो ऐसी संख्या या तो 1 है नहीं तो 6 है। 1 ले नहीं सकते, पीछे मैंने बताया था आपको क्यों नहीं ले सकते हैं, तो सी के जगह पर आपको 6 लेना पड़ेगा, और बी के जगह पर उसी तरह से जैसे पिछली बार मैंने बताया था 3 लेना पड़ेगा। तो जब आपने 3 लिया तो ए के जगह पर आपको क्या लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा। तो संख्या आपका हो गया 936, और 936 हुआ तो इसका मतलब ये है कि इसके अंकों का योगफल क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है ना, चलिए देखिए हम यहां पर जो भी प्रश्नों के हल करेंगे उसमें मिनिमम फॉर्मूला का यूज करेंगे, और मिनिमम जो ट्रिक है उसको यूज करेंगे। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा इसमें, लेकिन अब इसलिए मैं मिनिमम फॉर्मूला का यूज करूंगा क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं आती है गणित। ठीक है, और उस हिसाब से इस प्रश्नों का उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। हाँ, जहां जरूरी है वहां पर तो फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन जहां पर बच सकते हैं वहां पर हम बचने का प्रयास करेंगे, उस मेथड का प्रयोग करेंगे जो आपको समझ में आए। और देखिए 54 प्रश्न पूछे गए थे मैथ और रीजनिंग से, तो आपको सिर्फ 27 सही करने थे, मतलब नेट जो आपका करेक्ट होना चाहिए था प्रश्न वो होना चाहिए था 27। ठीक है, तो आपके पास समय पर्याप्त है। अगर आप 45 क्वेश्चन भी करते हैं, आप भूल जाइए कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन आपको करना ही नहीं था। अगर आप मैथ रीजनिंग
के 45 प्रश्न भी करते हैं और 30% भी आपका गलत होता है, यानी कि 70% भी अगर आपकी एक्यूरेसी होती है, तो इसका मतलब यह है कि 27 से ऊपर आप चले जाएंगे। और 45 प्रश्न आसान थे, ठीक है, सभी प्रश्न आसान नहीं थे, सभी प्रश्न कठिन नहीं थे, कुछ प्रश्न कठिन थे तो कुछ प्रश्न बहुत ही आसान भी थे, ठीक है ना। तो जो बता रहे थे कि बहुत आसान है तो उन्होंने आसान प्रश्नों को डील किया, जो बता रहे थे कि बहुत कठिन है वो कठिन प्रश्नों को देख करके उनके पसीने छूट गए, ठीक है, बीच का भी रास्ता इसमें संभव था, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, 17 नंबर प्रश्न, सेट ए का हम सीक्वेंस लेकर के चल रहे हैं। 17 नंबर प्रश्न यह कह रहा है कि एक्स वाई जेड के मानों के किसी भी चयन के लिए एक्स वाई जेड के रूप में 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य है। अब जाहिर सी बात है 6 अंकों की संख्या कह रहा है, मतलब एक्स वाई जेड एक एक अंक की संख्या है, ठीक है। अच्छा देखिए, जो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है इस बार इसी सेट में, वो मेनली दो चीजों पर फोकस था आपका, एक तो आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड था और दूसरा आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कुछ प्रश्न थे। हालांकि बेसिक प्रश्न थे, अगर आपको मतलब बेसिक जानकारी थी तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली थी। तो इसमें देखिए एक्स वाई जेड नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा होगा तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि 1001 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 अंकों की किसी भी संख्या से अगर आप गुणा करते हैं तो वह 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होती है, ठीक है। वह मान लीजिए कि 2 3 4 से हमने इसको गुणा किया तो यह 2 बार रिपीट हो जाएगा, 2 3 4 2 3 4, ठीक है। तो जब 2 बार रिपीट हो गया तो जाहिर सी बात है यह कह रहा है कि किससे भाज्य है। अब जाहिर सी बात है यह 2 3 4 के बारे में तो पूछ नहीं रहा है, वह किससे पूछ रहा है, 1001 किससे भाज्य है। तो जब आप इसका गुणनखंड करेंगे 1001 का तो यह आएगा 7 गुना 11 गुना 13, यानी कि 1001 किससे विभाज्य है, 7 से, 11 से और 13 से। यह नंबर सिस्टम का बेसिक है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, डी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर, ठीक है। ये बेसिकली रीजनिंग का प्रश्न होता है लेकिन मैथमेटिकल तरीके से हम करने का इसका प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यह कह रहा है कि 125 छोटे छोटे क्या है, क्यूब है, और इन 125 छोटे छोटे क्यूब से मिल करके एक बड़ा क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो बड़ा क्यूब बन रहा है तो कह रहा है कि उस बड़े क्यूब में ऐसे कितने छोटे छोटे क्यूब होंगे जो मतलब कि किस हर पार्श्व मतलब उसका हर सरफेस किसी न किसी क्यूब से जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना। तो अब इसका हम एक पोस्टमार्टम करते हैं, क्या करते हैं कि हम इसकी एक सरफेस को ले लेते हैं, कह रहा है ना कि 125 छोटे छोटे क्यूब मिल करके एक बड़ा क्यूब बना रहे हैं। तो जब आप उसका एक सरफेस लेंगे तो एक सरफेस में कितने क्यूब होंगे, 25 होंगे, ठीक है ना। और एक किनारे में कितने क्यूब होंगे, 5 होंगे। तो हमने ले लिया एक सरफेस हमने ले लिया, तो इसके एक किनारे पर कितने क्यूब हैं, 5 हैं। और एक किनारे पर जितने क्यूब होते हैं उसी का क्यूब क्या हो जाता है, उसमें छोटे छोटे क्यूबों की संख्या हो जाती है, छोटे छोटे घनों की संख्या हो जाती है, ठीक है। तो अब ऐसे क्यूब की संख्या हमें निकालनी है जिसका हर पार्श्व हर सरफेस किसी न किसी क्यूब से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ऐसे क्यूब कितने हो जाएंगे, वो सारे क्यूब हो जाएंगे जो अंदर की ओर है, जो सरफेस को आप बाहर से निकाल देंगे हर एक सरफेस को, तो जो अंदर वाला सरफेस है, जो अंदर वाला क्यूब मिलेगा उसमें सारे छोटे छोटे क्यूब क्या होंगे, किसी ना किसी सरफेस से जुड़े होंगे। तो हम क्या करते हैं कि बाहर वाले सरफेस को हटा देते हैं, तो बाहर वाले सरफेस को हटाएंगे तो एक किनारा हट जाएगा इधर, और इधर से एक किनारा हट जाएगा, और एक इधर से एक किनारा हट जाएगा, और एक इधर से किनारा हट जाएगा। यानी कि आपके पास अंदर में
जो सरफेस मिलेगा क्यूब का वह कैसा मिलेगा, ऐसा। और एक सरफेस पर एक मतलब उस क्यूब के एक एज पर, एक किनारे पर कितने क्यूब हैं, 1 2 3। तो मैंने बताया था कि एक एज पर कितने क्यूब हैं, उसी का जो क्यूब होगा, घनफल होगा, वही क्या होगा, टोटल छोटे छोटे क्यूब की संख्या होगी। तो यहां पर हमारे एक किनारे में 3 मिल गए, तो इसका हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास 27 आ गया। यानी कि हमारे पास टोटल ऐसे 27 क्यूब मिलेंगे जिसका हर सरफेस किसी न किसी क्यूब से घिरा हुआ हो। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया इसमें ए 27। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर। अब देखिए ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इसमें यूज होगा। तो बेसिक मैंने बताया था कि जहां हो सके वहां मैं फॉर्मूले को अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जहां पर नहीं हो सकता वहां पर यूज करेंगे। हाँ, ये चीजें अगर आपको वीडियो पसंद आएगा और अपना प्यार दिखाएंगे आप, तो मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सारे बेसिक आपको बताऊंगा किस तरह से ये चीजें होती हैं। ठीक है ना, फिलहाल हम उसके रिजल्ट को देखेंगे यहां पर। ठीक है, चलिए। तो 19 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि हमारे पास संख्या दिया गया है 1 1 2 2 3 3 4 4। यह 8 अंकों की संख्या है जिसमें 1 2 3 4 दो दो बार रिपीट हो रहा है, और कह रहा है कि इन अंकों को पुनर्व्यवस्थित कर अलग अलग 8 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 8 ब्लॉक ले लेते हैं हम 8 ब्लॉक ले लेते हैं। ठीक है, हमें टोटल अरेंजमेंट दिखाना है, यानी कि हमें यहां पर परम्यूटेशन का यूज करना है। तो टोटल अरेंजमेंट दिखा देते हैं। उसके लिए हमें 8 ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्लॉक हमारे पास हो गए। अब कह रहा है कि इस तरह से हमें अरेंजमेंट करना है कि ऑड प्लेसेज पर ऑड नंबर जाए और इवन प्लेसेज पर इवन नंबर जाए। तो हम मान लेते हैं ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, और ये भी ऑड हो गया। इवन 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 और इवन हो गया। इस तरह से हमें अरेंजमेंट करना है। ऑड संख्या हमारे पास क्या है, 1 और 2, 1 और 2 यही है ना, सॉरी 1 और 3। ऑड संख्या हमारे पास क्या है, 1 और 3 है। ठीक है, इसको हटा दीजिए, 1 और 3 है हमारे पास ऑड नंबर। अब 1 और 3 को जहां पर ओ है वहां पर हमें अरेंज करना है। तो आपके पास प्लेसेज कितने हैं, 4 हैं, और आपके पास संख्याएं कितनी हैं, 2 हैं। लेकिन दोनों संख्याएं क्या हो रही है, 2 बार रिपीट हो रही है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल अरेंजमेंट का फैक्टोरियल 4। और चूंकि दोनों संख्याएं 2 बार रिपीट हो रही है, तो जितनी बार रिपीट होगी उसके फैक्टोरियल से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 गुना 3, और फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, बटा में 2, और 2 से 2 कटा आपका आ गया 6। मतलब कि 1 और 3 को इन 4 जगहों पर जो ऑड प्लेसेज है वहां पर 6 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। उसी तरह से इवन प्लेसेज पर हम 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट क्या हो गया, 6 ऑड वाला और 6 इवन वाला। मतलब हमारे पास टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया, 36। यानी 36 संख्या इनसे बनाई जा सकती है जो कंडीशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न थोड़ा सा ज्यादा है, और ये देखिए वीडियो 2 पार्ट में और आएगा, मतलब 3 पार्ट टोटल होंगे इसके, क्योंकि इसमें 54 प्रश्न करना है, मुझे अकेले करना होता तो मैं मेरे लिए मतलब 1.5 घंटा 1.25 घंटा काफी होता। लेकिन चूंकि मुझे समझाना भी, इसलिए इसमें समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, चलिए तो अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न 17 नंबर प्रश्न पर। ठीक है, सॉरी ये हमारा 19 नंबर प्रश्न हो गया, और ये हमारा 20 नंबर प्रश्न। ठीक है, 1 मिनट समय दीजिएगा, तो आप पेन सेलेक्ट कर लें। ठीक है ना, अब ये देखिए 20 नंबर प्रश्न भी काफी मजेदार सवाल है। ये मैथ और रीजनिंग मिला करके पूछा है। ठीक है ना,
कह रहा है कि ए बी सी 3 आदमी है और ये अलग अलग काम करते हैं। ए अकेला किसी काम को 8 दिन में करता है और बी उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, और ये इस तरह से काम करते हैं कि सोमवार को ए काम करेगा, मंगलवार को बी और बुधवार को सी काम करेगा और इसी तरह से यह चीजें रिपीटेशन में जाती रहेंगी। ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर यह क्रम जारी रहता है तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि काम कैसे पूरा होगा, कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है ना, उसके अनुसार उसके बाद हम इसके कथनों पर जाएंगे कि कथन क्या कह रहा है। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो आप जितने दिन में ये काम करें उसका एलसीएम आप निकाल लीजिए। मतलब ए अगर 8 दिन में किसी काम को पूरा कर रहा है, बी 16 दिन में और सी 12 दिन में, तो तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। कितना आएगा? 48। एलसीएम निकालने आपको आता होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि टोटल जो काम करना है वह कितना करना है? 48 यूनिट करना है। टोटल काम कितना करना है? 48 यूनिट। 48 यूनिट ए 8 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में ए कितना यूनिट काम पूरा करेगा? तो 8 छक्के 48 मतलब 6 यूनिट। उसी तरह से बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 16 तिया 48 मतलब 3 यूनिट। और सी कितना यूनिट काम करेगा? तो 12 चौके 48 मतलब 4 यूनिट। ठीक है, अब देखिए ये टोटल 3 दिन में कितना यूनिट काम पूरा कर रहे हैं? 6 3 9 और 4 13 यूनिट। 13 यूनिट 3 दिन में, तो 9 दिन में कितना पूरा करेंगे? 13 तिया 39 39 यूनिट। क्यों? क्योंकि हमें 48 से कम चाहिए, मतलब थोड़ा सा कम चाहिए, और 48 से ज्यादा नहीं चाहिए। 48 से थोड़ा सा कम चाहिए, तो 48 से थोड़ा सा कम क्या हो रहा है? 13 का मल्टीपल 39 हो रहा है। ठीक ना। तो 3 दिन में यह 13 यूनिट कर रहे हैं, तो 39 दिन में कितना यूनिट पूरा, सॉरी, 3 दिन में 13 यूनिट, तो 9 दिन में कितना पूरा कर रहे हैं? 39 यूनिट काम पूरा कर रहे हैं। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए यह 39 यूनिट इन्होंने 9 दिन में पूरा कर दिया। उसके बाद फिर से ए काम करेगा, बी काम करेगा, सी काम करेगा। अब 39 यूनिट काम पूरा हो गया। ए आया अगले दिन, वह पूरा किया 6 काम। कितना हो गया? 39 और 9 45। और बी आया अगले दिन और उसने काम पूरा किया 3 यूनिट, तो टोटल हमारे 48 यूनिट काम पूरा हो गया ना, कि टोटल काम खत्म हो गया। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? 9 1 10 1 11 11 दिन में टोटल हमारा काम पूरा हुआ। अब कथन पर आइए। कह रहा है कि यह काम 10 दिनों में पूरा हो जाएगा, तो यह कथन क्या है? गलत है। 10 दिनों में नहीं हो रहा है। या कितने दिनों में हो रहा है? 11 दिनों में हो रहा है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि यह काम बृहस्पतिवार को पूरा हो जाएगा, तो हम देखते हैं कितने दिन में पूरा हो रहा है। तो सप्ताह में जो दिन होते हैं वो 7 होते हैं, तो आप मंडे को 1 और उसी तरह से संडे को आप 7 मानिए। मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, ठीक है, वेडनेसडे को 3, और इसी तरह से संडे को आप 7 मान लीजिए। तो आप 11 में 7 से भाग देंगे तो आपका जो शेष आएगा वह कितना आएगा? 4 आएगा। 4 आएगा ना। यानी कि चौथा दिन हमारा क्या हो जाएगा? वही दिन होगा जिस दिन काम हमारा पूरा हो रहा है। तो चौथा दिन आप जोड़िए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार को यह काम क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ठीक है, तो कौन से सही है इसमें? केवल और केवल कथन 1 सही है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये है, और ये बेसिकली रीजनिंग का प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है। इसमें कुछ करना नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसमें कह रहा है क्या कि इन जो भी संख्याएं दी गई हैं इनको जोड़ करके जो भी अंकों का योग आ रहा है वही यहाँ पर आ रहा है। जैसे मान के चलिए कि 10 9 18, सॉरी 10 9 19, 19 7 26, 26 में अंकों का योग क्या हो जाएगा? 6 + 2 8। ठीक है, उसी तरह से 9 11 20 और 20 30 50, 50 में अंकों का योग कितना हो जाएगा? 5 + 0 मतलब 5। और उसी तरह से यहाँ पर 13 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13 4 27
और सॉरी 23 4 27 और 27 15 42 और 42 में अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आसान सा प्रश्न था। चलिए मैं सेट एक का प्रश्न लेके चल रहा हूं और उसी सीक्वेंस में प्रश्न होंगे, ठीक है ना। चलिए ये प्रश्न भी नंबर सिस्टम का है और बहुत ही आसान है, बहुत कठिन नहीं है ये, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि एक संख्या दिया गया है 7x प्लस 96, ठीक है ना। इसमें एक संख्या दिया गया है 7x प्लस 96। अब कह रहा है कि इसमें x से भाग दिया जाता है, इस संख्या में x से भाग दिया जाता है तो x के कितने मान संभव है। अब देखिए इसमें x से भाग देंगे तो 7x तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, 7x क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली यह पूछ रहा है कि 96 में x से भाग देंगे तो x का कितना मान है, मतलब 96 के टोटल गुणनफल सॉरी गुणनखंड जो है वह कितने होंगे। तो 96 के गुणनखंड देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 96 को प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 32 गुणा 3 ये हो जाएगा 96। अब 32 को हम प्राइम नंबर में कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 प्राइम नंबर के पावर में, और ये हो गया हमारा 3, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम का बेसिक है ये कि जितना भी पावर आए उसमें एक जोड़ करके आप उसको गुना कर दीजिए, वही क्या आ जाएगा, आपके टोटल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो इसका पावर 5 आ रहा है, 5 में एक जोड़ेंगे 6 और यहां पर पावर 1 आ रहा है, इसमें एक जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 2, यानी कि टोटल 96 टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आसान सा प्रश्न था, नंबर सिस्टम का प्रश्न था, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिकली इसमें समझने के लिए कुछ है भी नहीं, ठीक है ना। जब नंबर सिस्टम आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल समझ में आएगा ये, ठीक है। चलिए अब देखिए 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक अंकों वाली अलग अलग संख्या है, भिन्न संख्या है और धनात्मक भी है, ऋणात्मक नहीं है। कह रहा है कि पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस का महत्तम मान कितना होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि महत्तम मान, अब पी क्यू आर एस एक अंकों की संख्या है तो जाहिर सी बात है पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस का महत्तम मान निकालने के लिए आपको एक डिजिट का मैक्सिमम नंबर लेना पड़ेगा। तो एक डिजिट का मैक्सिमम नंबर कितना हो जाएगा, 9 8 7 6, क्योंकि ये चारों अलग अलग है, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा सीधा इसको जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है 30, ठीक है ना। तो कि कोई भी संख्या है, मतलब अगर दो संख्याएं हैं उनका योगफल कुछ आ रहा है तो उनका मैक्सिमम गुणनफल तब होगा जब उन संख्याओं को आधे आधे में बांट दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि यहां पर 30 है तो 30 क्या कर रहा है, पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस, यानी कि दो संख्या पी प्लस क्यू को जोड़ेंगे तो आप एक संख्या प्राप्त करेंगे और आर प्लस एस को भी जोड़ेंगे तो एक संख्या प्राप्त करेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, सॉरी योगफल क्या है, 30 दिया हुआ है। पी प्लस क्यू को एक संख्या मान लीजिए, तो इसका मैक्सिमम गुणनफल क्या होगा, जब इन संख्याओं को बराबर बराबर हम बांट देंगे, यानी कि 15 और 15 ले लेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतम संख्या। क्यों होगा, कैसे होगा, जब नंबर सिस्टम आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें समझ में आएगी। अगर मैं अभी समझाने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जहां अभी जरूरत मुझे नहीं लग रहा है मैं वहां पर स्किप कर रहा हूं, ठीक है। चलिए तो 15 15 आ गया। अब देखिए 9 एंड 6 15 और 8 एंड 7 15, 15 15 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम दोनों संख्याओं को आधे आधे में बांट दिए, 15 और 15 हो गया और इनका गुणनफल कितना हो गया, इनका गुणनफल कितना हो गया, एक मिनट पेन सेलेक्ट करने दीजिए। ठीक है ना, एक मिनट हो गया, ठीक है। तो 15 और 15 का
तो 15 और 15 का जो गुणनफल होगा आपका वह कितना हो जाएगा? 225। तो इसका मतलब आपका जो आंसर, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया आंसर? 225 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थोड़ा सा पेन में दिक्कत आ गया था, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? 27 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि 9 को 99 बार लिखा जाता है और ऐसी एक संख्या n बनाई जाती है, ठीक है। तो n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो ये प्रश्न कुछ अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। 9 को क्या कह रहा है? 99 बार लिखा जा रहा है। डॉट 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 कितने बार? 99 बार, ठीक है ना। अच्छा, एक प्रश्न मैंने आपको पहले बताया था कि 1001 को किसी भी 3 अंकों की संख्या से अगर आप गुणा करते हैं तो वह संख्या 2 बार रिपीट होगी। यानी कि हम 1001 को 999 से अगर गुणा करें तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी? 6 बार 9, ये संख्या हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। अब आप क्या करिए कि 6 का एक ग्रुप ले लीजिए, ठीक है ना। 6 संख्याओं का मतलब 6 बार 9 का आप एक ग्रुप ले लीजिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 6 बार 9, 3 3 6, उसके बाद कितना हो जाएगा? 99 बार लिखना है, तो उसके बाद आप 93 टाइम्स 0 आगे लिख लीजिए। फिर यहां पर 6 बार 9, फिर उसके बाद कितना? 87 बार 0। और करते करते जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये 6 बार 9 और उसके बाद 3 बार 0 आपका हो जाएगा यहां पर। क्यों होगा? क्योंकि लास्ट में आपके पास क्या बच रहा है? अगर 99 को 6 बार आ रहा है तो 99 में 6 से अगर भाग देंगे तो आपके पास लास्ट में क्या शेष बचेगा? 3। यानी कि हम 6 का अगर ग्रुप ग्रुप बना रहे हैं तो जो 16वीं बार है ये तो आएगा, लेकिन उसके बाद जो 17वीं बार आएगा, 3 बार 9 क्या बच जाएगा? अकेला बच जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं 6 बार 9, उसके बाद 0, और उसके बाद 6 बार 9 और 87 0, करते करते आप इस तरह से पहुंच जाएंगे आगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि सब क्या है? सम है, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इसको आप जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे जब 13 से भाग देंगे तो ये संख्या कटेगी, ये संख्या कटेगी, ये संख्या कटेगी, सारी कट जाएंगी जो 6 बार 9 के रूप में है। क्यों कटेगी? क्योंकि इसमें 1001 है और 1001 क्या है? 13 से विभाजित है, ठीक है ना। तो आपके पास शेष लास्ट में क्या बच जाएगा? 3 बार 9, 3 बार 9 बचेगा ना। तो आपका शेषफल 13 से भाग देने के बाद जो बचेगा बेसिकली क्या होगा? 999 में 13 से जब आप भाग देंगे वही आपका क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। तो 999 में आप भाग देंगे 13 को। अब जानते हैं कि 999 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1001 आ रहा है, ठीक है ना। और 1001 13 से पूरी तरह से विभाजित है, इसका मतलब कि 13 में से 2 जब आप घटा देंगे तो 11 आएगा, और 11 आपका क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। ऐसे समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप 13 से भाग दे दीजिएगा 999 में, तो भी आपका क्या आ जाएगा? शेष, सॉरी, आपका शेष क्या आ जाएगा? यहां पर 11 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 28 नंबर प्रश्न है हमारा, ठीक है। ये भी नंबर सिस्टम का सवाल है। मैंने बताया था आपको कि यूपीएससी ने इस बार 2 चैप्टर पर ज्यादा फोकस किया है, एक नंबर सिस्टम और एक आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सेम चीज अगली बार भी रिपीट होगी। एक बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था त्रिभुजों की संख्या के बारे में, लोग मतलब त्रिभुज की संख्या बताने में लग गए, यूपीएससी ने अगली बार एक भी प्रश्न नहीं पूछा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप पूरे सिलेबस के बेसिक को जानिए। अगर बेसिक आपको पता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अरे 30 प्रश्न तो आपके कम से कम सही हो ही जाएंगे। नेट वैल्यू की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने प्रश्न पर। कह रहा है कि 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है।
यानी कि जैसे वह 99 बार 9 को रिपीट करवा रहा था, यह 1 को 9 बार रिपीट करवा रहा है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसको इसी संख्या से गुणा किया जाता है, तो परिणामी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। ठीक है। अब देखिए, मतलब कि एक पैटर्न बनता है। अगर एक एक की कोई संख्या है, एक से मिलकर की कोई संख्या बन रही है और उसी तरह की दूसरी संख्या से अगर आप गुणा करते हैं तो यह संख्या रिपीट होती है। कैसे? 1 2 1, मतलब जितने अंक हैं उतनी तक संख्याएं जाती है, फिर से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 3 बार 1 से हम 111 को 111 से गुणा करते हैं तो आपका 3 बार जाएगा, यानी कि 1 2 3 जाएगा, फिर 2 1 आ जाएगा। ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी होती है जिसके सभी अंक 1 होते हैं। ठीक है ना। तो अब 9 बार 1 है और उसी संख्या को फिर से जब आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वह संख्या बार बार रिपीट होगा। ठीक है ना। यानी कि वह संख्या इस तरह से हो जाएगा 5 6 7 8 9 और फिर से 8 से नीचे जाना शुरू हो जाएगा, यानी कि 8 7 6 5 4 3 2 1, ये संख्या हो जाएगी। 9 बार जो 1 है और उसी संख्या को फिर से गुणा करते हैं तो। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए कि 9 को छोड़ करके सारी संख्याएं क्या हो रही है, सारे अंक रिपीट हो रहे हैं। तो आप इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सिंपल तरीका देखिए। अब ये दोनों संख्याएं जो है 1 से लेकर के 8 तक, ये सारी संख्याएं 2 बार रिपीट हो रही है, यानी कि 2 × 1 + 2 + 3 कहां तक? 8 तक प्लस 9। अब चूंकि आप जानते हैं कि n नेचुरल संख्याओं का जो योग होता है वह कितना होता है, n × n + 1/2। तो हम उसी तरह से ले लेते हैं। यहाँ पर n हमारा 8 है, यानी कि 8 × 9/2 और प्लस में 9, 2 से 2 कटा दीजिए तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह कितना हो जाएगा? 72 + 9 बराबर क्या हो जाएगा? 81 आ जाएगा। ठीक है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 81। ठीक है। आसान सा प्रश्न था, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं थी। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। देखिए मैं प्रश्न जल्दी जल्दी करा रहा हूं ताकि थोड़ा सा समय का बचत हो, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। पिछले वीडियो में आपने देखा था, मतलब 1 घंटे का जो वीडियो था उसमें लगभग आपका समय लग गया था। एक घंटे के वीडियो में लगभग आपके प्रश्न हुए थे 10 से 12। ठीक है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कम से कम 20 प्रश्नों को निपटा दें। ठीक है ना। चलिए अब देखिए 29 नंबर सवाल कह रहा है कि 10 से 100 तक लिखे जाने वाली सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योगफल क्या है। कह रहे कि 10 से 100 तक संख्याएं हैं और उन सारी संख्याओं के जो अंक हैं उनका योगफल क्या होगा। ठीक है ना। तो आप ऐसे करिए, यह भी नंबर सिस्टम का सवाल है, बस आपको अरेंजमेंट आना चाहिए इसमें। आप क्या करें कि 10 से लेकर के आपका क्या हो जाएगा? 19 यहां लिख दीजिए। उसी तरह से 20 से लेकर के आपका 29, 30 से लेकर के 39 और 40 से लेकर के 49, 50 से लेकर के 59 और 60 से लेकर के 69, 70 से लेकर 79 और 80 से लेकर के 89 और 90 से लेकर के 99। बस इनका देखिए और उसके बाद जो 100 है उसको हम अलग से देख लेंगे। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 10 से 19 हम क्या करेंगे, पहले इकाई अंक जो दहाई में अंक हैं उनका योगफल लेंगे, उसके बाद इकाई में जो अंक है उसका योगफल लेंगे। ठीक है। तो सारे अंकों का योगफल हमें प्राप्त हो जाएगा। हम दहाई के अंकों का योगफल प्राप्त करके और उसके इकाई के अंकों के योगफल में जोड़ देंगे तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा? संख्याओं का योगफल मिल जाएगा। ठीक है ना। तो 1 से लेकर के 10 से लेकर के 19 तक दहाई में एक कितना बार रिपीट हो रहा है? 10 बार हो रहा है, यहां पर हो रहा है ना। 10 से लेकर के आप 19 तक जाते हैं तो एक दहाई के अंक में कितनी बार रिपीट हो रहा है? 10 बार, क्योंकि यहां 0 से शुरू हो रहा है, 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है ना। उसी तरह से 20 से 29 तक 10 बार, 10 बार, 10 बार, यानी कि दहाई में जितने भी अंक हैं वो सारे 10 बार रिपीट हो रहे हैं। इकाई में देख लेते हैं कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। 0 को हटा दीजिए। अब मान लीजिए यहां पर 11 या 21
31, 41, 51, इसी तरह से 91 है। तो ये कितनी बार एक रिपीट हो रहा है इकाई के अंक में? कहां तक? 9 बार। दो भी कितनी बार? 9 बार। उसी तरह से 9 भी कितनी बार? 9 बार। यानी कि इकाई के अंकों का जो रिपीटेशन है वह 9 बार हो रहा है, और दहाई के अंकों का रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है? 10 बार हो रहा है। तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे इनको तो कितनी बार आएगा? 9 इंटू, अब इकाई में कितने अंक हैं? 1 से लेकर के 9 तक सारे हैं। 9 इंटू 1 प्लस 2, सॉरी एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो हमने देखा यहां पर कि सारी संख्याएं जो है इकाई अंक वाली 9 बार रिपीट हो रही हैं, और दहाई अंक वाली 10 बार रिपीट हो रही हैं। तो दहाई अंक वाली संख्याओं का टोटल योग कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3, कहां तक? 9 तक। ठीक है, और उसके बाद इकाई अंक वाली संख्या 9 बार रिपीट हो रही है, तो उनका योगफल कितना हो जाएगा? 9 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, कहां तक? 9 तक। अब चूंकि ये दोनों 1 से लेकर के 9 तक है, तो इन दोनों को आप जोड़ लेंगे, यानी कि टोटल आपका गुणनफल कितना हो जाएगा? 19 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, कहां तक? 9 तक। ठीक है, अब 1 से लेकर के 9 तक नेचुरल संख्याओं का योग कितना होगा? n इंटू एन प्लस 1 होगा। ठीक है ना, यानी कि 19 इंटू 9 1 10 गुना 9 बटा में 2, 2 से कटाएंगे 5, और 19 और 45 का आप अगर गुणनफल निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 855। कितना आ जाएगा? 855 आ जाएगा। अब देखिए यह कितनी संख्याओं का योगफल था? 10 से लेकर के 99 तक। 100 बच गया था, तो 100 में अंकों का योगफल कितना आ जाएगा? 1। तो 855 में 1 जब आप जोड़ेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 856 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया 29 नंबर सवाल। अब हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से प्रश्नों को देख लेते हैं। आपकी भी समय की बचत होगी, हमारी भी समय की बचत होगी। ठीक है ना। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि ए बी सी डी कोई वर्ग है। ए बी और सी डी के प्रत्येक पर एक बिंदु, बीसी और डीए पर प्रत्येक पर 2 बिंदु चुने जाते हैं, तो इन 6 बिंदुओं से टोटल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, यही कह रहा है। ठीक है ना। चलिए पहले आप देख लीजिए क्या कह रहा है। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये डी हो गया। ठीक है ना। कह रहा है कि ए बी और सी डी पर एक एक है, यहां पर एक एक है, और बाकी पर दोनों पर 2 2 बिंदु है, और इन 6 बिंदुओं से टोटल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना। अब जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और नंबर ऑफ मतलब ट्रायंगल उसमें पढ़ेंगे, या नंबर ऑफ मतलब क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, तो उसमें ये होता है कि देखा जाता है नॉन कॉलिनियर लाइंस कितने हैं, सॉरी नॉन कॉलिनियस पॉइंट्स कितने हैं। अगर कोई भी 3 बिंदु एक लाइन में नहीं है, तो जो नंबर ऑफ ट्रायंगल होता है उसका फॉर्मूला आता है 6C3। 6C3 मतलब कि इन 6 बिंदुओं में से हम कोई भी 3 को चुने तो हमारा त्रिभुज मिल जाएगा। अगर इन 6 बिंदुओं में से किसी को भी चुनेंगे आप 3 बिंदुओं को, तो आप क्या करेंगे? एक अलग त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है ना। तो उसी को सिलेक्शन करते हैं, 6 में से 3 को चुनना है कोई भी, तो 6 में से 3 को आप कितनी तरह से चुन पाएंगे, तो वह उसका फॉर्मूला होता है 6C3। ठीक है ना। 6C3 का मतलब ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 और बटा में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। फॉर्मूला होता है एनसीआर का। एनसीआर दिल्ली वाला नहीं है, ये एनसीआर कॉम्बिनेशन वाला है। ठीक है। तो फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो उसी तरह से हमने लिख दिया फैक्टोरियल 6 और 6 माइनस 3 मतलब फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3। ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा? 6 गुना 5 गुना 4, फैक्टोरियल 3 से एक फैक्टोरियल 3 कट गया, और आपका क्या हो जाएगा? 3 गुना 2 मतलब फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल क्या होता है समझ में आता है? ठीक है, नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टोटल आपका एक लेकर के आऊंगा, पूरा सीरीज लेकर के आऊंगा, पूरा सिलेबस लेकर के आऊंगा उसका। ठीक है ना। चलिए, तो 3 गुना 6 क्या हो गया? वह कट गया, तो टोटल त्रिभुज आपके पास कितने बच गए? 20। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है। चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जल्दी से। अच्छा ये देखिए, ये भी प्रश्न फंसाने के लिए दिया था आपको। इसमें हालांकि कोई परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आपको लगाने की जरूरत थी नहीं, लेकिन इस तरह से दिया गया है, या प्रोबेबिलिटी लगाने की इसमें कोई जरूरत नहीं थी। इसमें इस तरह से दिया गया है कि बच्चा कंफ्यूज कर जाए, लेकिन आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और बेसिक आपका ठीक है तो ये प्रश्न आसानी से आपसे हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहा है कि एक डिब्बा है और इसमें 14 काली है, 20 नीली, 26 हरी, 28 पीली, 38 लाल और 54 सफेद। बहुत दे दिया है। ठीक है ना। हम लिख लेते हैं अलग अलग। काली गेंदें कितनी है? काली के बाद आपका नीली गेंदें हैं, नीली के बाद आपका हरी गेंदें हैं, और हरी के बाद आपका पीली गेंदें हैं, पीली गेंदों के बाद लाल गेंदें हैं, और लाल के बाद आपका सफेद गेंद है। ठीक है। काली आपके पास 14 है, और नीली आपके पास 20 है, और हरी गेंदे आपके पास 26 है, पीली गेंदे 28 है, और लाल गेंदे 38 है, और सफेद गेंदे 54 है। ठीक है ना। अब एक काम करिए, आप इसको सबसे पहले तो जोड़ लीजिए कि टोटल गेंदे कितनी है। तो आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा आंसर 34 6 40 60 88 96 126 180 आ जाएगा। टोटल आपका गेंद कितना है इसमें? 180 है। ठीक है ना। अब आइए अपने प्रश्न पर। ये मान लीजिए कि डब्बा है, इस डब्बे में टोटल इतने गेंदे हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि यदि डब्बे से यादृच्छिक रूप से रैंडमली कोई भी एन गेंदें इस प्रकार निकाली जाती हैं कि उनमें कम से कम एक रंग का पूरा समूह अवश्य हो, तो एन की लघुत्तम संख्या 75 होगी। यह कथन सही है कि नहीं है, यह आपको बताना है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कोई भी एन गेंदें निकाली जाती है और इस तरह से निकाली जाती है कि हर गेंद का कम से कम एक समूह उसमें जरूर हो। ठीक है। कम से कम एक रंग का पूरा समूह क्या हो, उसमें जरूर हो। ठीक है ना। अब आप क्या करिए कि सब में से एक एक गेंद आप निकाल दीजिए। सब में से एक एक गेंद आप निकाल लीजिए। मान लीजिए कि एक एक गेंद किसी का नहीं है। ठीक है। तो निकाल दिए तो टोटल गेंदें आपके पास कितनी बची? 6 समूह है, 6 में से एक एक गेंदों को आपने निकाला तो टोटल गेंदें आपके पास 76 बच गया। ठीक है। अब उसमें एक भी गेंद अगर आप डालेंगे, 6 निकालेंगे 174 बच गया, 174। अगर उसमें एक गेंद भी अगर एक्स्ट्रा डालेंगे, हमने मिनिमम मान लिया कि एक एक निकाला, अगर मान लीजिए कि 2 निकालेंगे तो और भी कम हो सकता है। लेकिन फिर क्या होगा कि अगर 174 आ रहा है, अगर मान लीजिए कि इसका 2 निकाल दिए और 174 अगर टोटल गेंद निकाल रहा हूं मैं, तो किसी न किसी एक गेंद का पूरा समूह आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर एक निकाल रहा हूं, इसमें से अगर मान लीजिए कि मैंने 2 निकाल लिया और 174 ही निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि या तो जो एक एक्स्ट्रा निकाला इसकी भरपाई इसमें से किसी से करनी पड़ेगी। ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि हम 174 निकालते हैं और इस तरह से निकालते हैं कि मान लीजिए कि एक एक गेंद सभी समूह का उसमें से बाहर है। जैसे ही अगली गेंद को हम इसमें डालेंगे और 175 होगा, तो किसी न किसी समूह का पूरा रंग, मतलब पूरा जो गेंद है वह उसमें उपलब्ध होगा। ठीक है। एक एक निकाल लिया आपने, इसमें 174 गेंदें बची। एक कोई सा भी गेंद डालेंगे तो मान लीजिए कि सफेद डाला तो सफेद का 53 निकाल लिया था, तो 54 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब कि कम से कम अगर 175 गेंदें अगर आप निकालते हैं तो किसी न किसी एक समूह का पूरा गेंद उसमें मौजूद होगा। ठीक है। चलिए अब आइए दूसरा जो कथन कह रहा है, आप इंग्लिश वाले में आ जाइए, इसमें ज्यादा गड़बड़ हो गया है। कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर एम सच दैट एनी एम बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर इज 167। कहने का मतलब ये है कि कह रहा है इसमें कि रैंडमली एम गेंद इस प्रकार निकाली जाती है कि हर रंग की कम से कम एक गेंद अवश्य हो।
हर रंग की क्या हो, कम से कम एक गेंद अवश्य हो। अब क्या करिए कि जो सबसे कम गेंद है उसको बाहर कर लीजिए, उसको बाहर, मान लीजिए कि काली गेंद आपने निकाली ही नहीं, तो 180 में से 14 निकालेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 166 हो जाएगा गेंद। आपने एक 166 गेंदे निकाल ली, बच गया केवल काला। सबसे कम जो गेंद है जिस कलर समूह का, उसको हमने बाहर रख दिया। जैसे ही अगर आप अगली गेंद निकालते हैं तो वह गेंद कौन सा होगा, काला वाला होगा। यानी कि 167 गेंदे अगर आप निकालते हैं तो हर एक समूह का कम से कम एक गेंद उस जो आप एम में निकालते हैं वह उसमें शामिल होगा। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो ए भी सही है, मतलब एक भी सही है और दो भी सही है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 36 नंबर उसी का इंग्लिश वर्जन है। अब आइए 37 नंबर पर। यह काफी आसान सा सवाल है, ये रीजनिंग का सवाल है। कह रहा है कि जीरो को चूर के रूप में लिखा जाता है, तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आप ये जो है ना, इसमें आपको जो पोजीशन है अल्फाबेट्स का वो आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान नहीं है तो उसको याद करने की कोशिश करिए। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे ट्रिक है, आप उसको करिए। अगर जब आपका पोजीशन पता है तो कोई दिक्कत ही यहां पर नहीं होगी। जेड कितना है 26 और सी कितना है 3। 26 के बाद फिर से 1 2 3 शुरू हो जाएगा, यानी कि 3 जोड़ रहे हैं तो आपका सी मिल रहा है। ई कितना है 5, 5 में, और एच कितना है 8, 5 में 3 जोड़ रहे हैं आपका 8 आ रहा है। ठीक है ना, उसी तरह से आर क्या हो जाएगा 18, और यू कितना है 21, मतलब कि 3 जोड़ रहे हैं, यहां पर भी मिल रहा है, और वो हमारा 15 और आर हमारा 18। यानी कि जो भी अल्फाबेट्स है उसके पोजीशंस में 3-3 अगर आप जोड़ रहे हैं तो आपकी संख्या, वो नंबर आपका मिल जाएगा, वो कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो P यहां पर क्या है, कौन सा नंबर है, O 15 तो P 16, 16 3 19, 19 का मतलब क्या हो जाएगा S। ठीक है, L क्या है 12, और 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 हो जाएगा O। ठीक है, A 1 है और 1 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4, और 4 नंबर पर जो हमारा अल्फाबेट आता है वो D होता है। और उसी तरह से Y हमारा क्या है 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, और 28 मतलब क्या हो जाएगा 26 के बाद 1 2, मतलब A और B। दूसरा पोजीशन B। E 5 है, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8वें नंबर पर हमारा H आ जाता है, और R हमारा कितना है 18, और 18 में हम 3 जोड़ेंगे 21, और 21 नंबर पर हमारा जो नंबर आता है अल्फाबेट आता है वो U आता है, और आप इसको मिलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा S O D B H U, ये हो जाएगा। यानी कि D नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर सही। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 38 नंबर प्रश्न है जो सेट ए में है। ठीक है ना, चलिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए आयु में बी से बड़ा है, सी और डी समान आयु के हैं, ई आयु में सबसे छोटा है, एफ आयु में डी से बड़ा है। कौन छोटा है कौन बड़ा है इसको आप एक सीरियल में लिख लीजिए। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो बड़ा है उसको लिखेंगे और राइट हैंड साइड में जो सबसे छोटा है उसको लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए अब कह रहा है ए आयु में बी से बड़ा है, मतलब हम ए को यहां लिख दिए, बी को हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, सी और डी के आयु समान है तो कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है ए बी से, इसको अभी ड्रॉप करिए। ई आयु में सबसे छोटा है इसलिए ई को सबसे राइट हैंड साइड में रखिए, और एफ आयु में डी से छोटा है और एफ आयु में ए से बड़ा है, तो पहले आप ए को लिख दीजिए, यहां पर एफ को लिख दीजिए। ठीक है ना, और एफ आयु में क्या है डी से छोटा है, यानी कि डी क्या है बड़ा है एफ से, और सी और डी समान आयु के हैं, यानी कि सी बराबर डी। ठीक है ना, ये आपका सीक्वेंस मिल गया यहां पर। अब कह रहा है कि सबसे अधिक उम्र के व्यक्तियों को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त में से कितने कथन की आवश्यकता है। अब यहां आप ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी एक कथन नहीं दिया गया होता तो क्या आप पता लगा पाते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं। क्योंकि अगर ई की भी बात कर रहा है, देखो ए बी सी डी और एफ में ये तो चारों में म्यूचुअल रिलेशन दिया गया है, इसलिए चारों में से एक को अगर आप ब्रेक करते हैं
तो आप पता नहीं लगा पाएंगे। तो इन चारों कथनों का तो जरूरत है ही है, लेकिन अगर ई का भी नहीं दिया जाता कि ई छोटा है कि बड़ा है क्या नहीं है, तब भी आप पता नहीं लगा पाते कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़े उम्र के व्यक्ति कौन है। इसलिए इसमें क्या होगा, सभी पांचों कथनों की आवश्यकता आपको होगी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये हमारा प्रश्न हो गया 38 नंबर, ठीक है। अब ये देखिए ब्लड रिलेशन 39 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिसमें प्रश्न और कथन शामिल है। प्रश्न कह रहा है कि ई का बी से क्या संबंध है, आपका ई का बी से संबंध निकालना है, ठीक है ना। और कथन चार दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप रिलेशन तो निकाल लीजिए, बाद में कथनों पर आप ध्यान दीजिएगा कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि ए और बी विवाहित संपत्ति है, ए की शादी हुई है बी से, ठीक है ना। डी पिता है सी का। अब हमें ए और बी से किसी का रिलेशन निकालना है, तो उसको पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। ए और बी से किसका, यह सी का रिलेशन निकल रहा है, यानी कि सी की बहन क्या है, ए है। ए और सी क्या है, बहने हैं, यानी कि ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है, इसका मतलब बी क्या है, ये मेल है। दोनों की शादी हुई है, तो 377 से पहले मेल और फीमेल में ही शादियां हुआ करती थी, ठीक है ना। तो अगर ये फीमेल है तो ये मेल ही है। हालांकि प्रश्न अभी पूछा गया है, तो ये भी आप पता नहीं लगा पाएंगे कि बी मेल है कि फीमेल है, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, आप मान के चलिए कि यह मेल है, ठीक है ना। चलिए अब क्या कह रहा है कि सी का रिलेशन पता चल गया, अब सी से डी का रिलेशन पता चल रहा है। सी क्या है, पिता, डी क्या है, पिता है, डी पिता है सी का, ठीक है ना। और ई पुत्र है डी का, ई क्या है, पुत्र है डी का, ठीक है ना। तो अब किसके बीच में रिलेशन पूछ रहा है, ई और बी का रिलेशन। तो अब इसका पुत्र है, यानी कि ये इसकी बहन है, ए और सी बहने हैं, और ये इसका पिता है, मतलब ए का भी पिता डी होगा, और डी का पुत्र ई है, तो ई और ए क्या है, भाई बहन है। इसका मतलब ई और बी के बीच का रिलेशन कैसा है, जीजा साला का है, ठीक है ना। तो ई और बी के बीच में रिलेशन निकालने के लिए अब आइए कि कितने कथन की जरूरत पड़ती है आपको। तो पांचों कथन जो हैं वह एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर नहीं रिलेटेड होते, बिना काम का होता, तो उसका जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पांचों कथनों, सॉरी कितने हैं, चार कथन, चारों कथनों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सभी चारों कथन मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, 39, ये इंग्लिश में है, ये 40। ये भी आसान सा प्रश्न है, आप मतलब ऑब्जर्वेशन आपको करना होगा मेनली। इसमें कह रहा है कि उस समूह को चुनिए जो अन्य समूहों से भिन्न है। तो हमने पहले ऑब्जर्वेशन कर लिया था, इसलिए मुझे उत्तर पता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी समूहों में देखिएगा तो प्राइम नंबर है, और डी ही ऐसा है जिसमें एक नॉन प्राइम नंबर है 91, 13 7 91, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम, ये 40 हो गया, 44 नंबर प्रश्न। चौवालीस नंबर प्रश्न कह रहा है कि